जय हिंद मेरे साथियों। आज बहुत ही भारत देश के वासियों के लिए पावन दिन है। 15 अगस्त 2026 हमारे 80वें स्वतंत्रता दिवस की सभी साथियों को, बच्चों को और पूरे देशवासियों को हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, स्वतंत्रता के मायने उनसे पूछो जो गुलाम हैं। स्वतंत्रता के मायने उनसे पूछो जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए तरसे हैं। स्वतंत्रता के मायने उनसे पूछो जो उसके लिए लड़े हैं, जिन्होंने उसके लिए जान दी है। नई पीढ़ी को स्वतंत्रता का मायना जानना पड़ेगा। उनको यह समझना पड़ेगा कि यह जो स्वतंत्रता आपको मिली है, इसके लिए बहुत से लोगों ने, बहुत से शहीदों ने अपनी जान दी, अपने खून से इसे लिखा है। तो हमारा जो दायित्व है, हमारा जो फर्ज है, हम उसे निभाएं। सिर्फ अगर उसे सही निभाएंगे तो वो जो उन्होंने बलिदान दिए, उस बलिदान का हम सही मायने में रिस्पेक्ट कर पाएंगे, उनकी इज्जत कर पाएंगे। और आज इस स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं आपके सामने एक जोरदार चीज लेके आया हूं। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि मैंने पहले ही बताया था 15 अगस्त की शाम 5 बजे मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, और उसी के सिलसिले में आज मैं आपके सामने उपस्थित हो गया। आप में से सभी लोग, ज्यादातर लोग जानते ही हैं कि आज की ये क्लास किस बारे में है। आज कोई क्वेश्चन नहीं कराने वाला मैं आपको। आज मैं कोई पेपर 1 की आपको कोई टॉपिक नहीं पढ़ाने वाला। हालांकि ये टॉपिक पेपर 1 से ही संबंधित है, लेकिन ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो न सिर्फ पेपर 1 के सिलेबस का हिस्सा है, बल्कि ये टॉपिक, ये चीज उन सभी व्यक्तियों के लिए जरूरी है जो या तो किसी पीएचडी में प्रवेश लेना चाहते हैं, या डेजर्टेशन, मास्टर्स में डेजर्टेशन करेंगे, या वो किसी प्रोजेक्ट के लिए किसी कंपनी या किसी इंस्टीट्यूशन में अप्लाई करना चाहते हैं। आप सब जानते हैं आज के टॉपिक क्या है, तो मैं बिना और समय नष्ट किए आज के टॉपिक को आपके सामने रख रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप मेरी पूरी क्लास को ध्यान से सुनिएगा। आज की इस क्लास से आपको जीवन भर के लिए इस टॉपिक की समस्या समाप्त हो जाएगी, क्योंकि मैं ये जानता हूं और मैंने ये देखा है कि इस टॉपिक पर ज्यादातर बच्चों को ज्ञान नहीं है। इस टॉपिक के बारे में ज्यादातर बच्चे जानते ही नहीं, इधर उधर से कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं, और वो अधूरा ज्ञान जो है आज उसको मैं खत्म करने आया हूं। आज उसको अधूरे को संपूर्ण करने आया हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, रिसर्च प्रपोजल क्या होता है, शोध प्रस्ताव कैसे बनाते हैं, पहली बात तो शोध प्रस्ताव कब बनाते हैं, क्या होता है और कैसे बनाते हैं, और दूसरी बात क्या क्या बिंदु हैं जिनका ध्यान रखना होता है, कौन कौन सी चीजें करने से हमारा शोध प्रस्ताव बढ़िया होगा, रिसर्च प्रपोजल अच्छा होगा। हमारे जैसे ही हम प्रेजेंटेशन देते हैं रिसर्च प्रपोजल की, हम सिलेक्ट हो जाएंगे। हम कैसा बनाएं कि सामने वाले व्यक्ति को तुरंत पसंद आ जाए। और इस पे क्वेश्चंस पूछते हैं जब आप रिसर्च प्रपोजल को प्रेजेंट करते हो एक कमेटी के सामने, चाहे वो कमेटी आरएसी है, चाहे वो डीआरसी है, रिसर्च एडवाइजरी कमेटी है, डिपार्टमेंट रिव्यू कमेटी होती है। ये कमिटीज बैठती हैं कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशंस में, यूनिवर्सिटीज में। और जो बच्चे पीएचडी में प्रवेश लेना चाहते हैं, पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, या कोई इंस्टीट्यूट में आप कोई पीएचडी का या रिसर्च का कोई प्रोजेक्ट लेना चाहते हो, या आप किसी संस्था में या मास्टर्स के लिए डेजर्टेशन करना चाहते हो, इन सभी क्षेत्रों में आपको रिसर्च प्रपोजल बनाना होता है। तो आज हम सीखेंगे इसके बारे में संपूर्ण जानकारी, कंप्लीट डिटेल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। रिसर्च प्रपोजल या अनुसंधान प्रस्ताव की आज की क्लास। मैं एक बात और बोलूंगा, क्लास शुरू कर रहा हूं, आप सब लोग कॉपी और पेन रेडी कर लीजिए। मैंने पहले भी कहा था मेरी इस क्लास के शुरू होने से पहले कॉपी और पेन लेके बैठिएगा। मैं जो जो पॉइंट्स आपको लिखाता जाऊंगा आप उसे नोट करेंगे। ये आपकी नोट्स का हिस्सा भी बनेगा, क्योंकि यूजीसी नेट और सभी सेट एग्जाम्स के पेपर 1 का भी ये पार्ट है, सिलेबस का पार्ट है। इस पे क्वेश्चंस आते हैं यूजीसी नेट में, राजस्थान सेट, छत्तीसगढ़ सेट, वेस्ट बंगाल सेट, बहुत सारे जम्मू एंड कश्मीर सेट के एग्जाम्स भी अब आगे लाइन में लग रहे हैं सारे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। रिसर्च प्रपोजल या अनुसंधान प्रस्ताव। सबसे पहले तो ये अनुसंधान प्रस्ताव होता क्या है बच्चों? अनुसंधान प्रस्ताव एक ब्लूप्रिंट है, एक रोड मैप है, एक रूपरेखा है, एक स्ट्रक्चर है, ढांचा है,
किस चीज का ढांचा है? ये ढांचा है उस टॉपिक का जिस पर आप शोध करना चाहते हैं, जिसको आप पढ़ना चाहते हैं, जिस पे आप अनुसंधान करके उसके बारे में गहराई से जानना चाहते हैं और जिस पे आप रिसर्च करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं। तो उसका एक ये प्रपोजल है। प्रपोजल मतलब होता है कि एक प्रस्तावना या प्रस्तावित मैंने शोध की एक रूपरेखा दे दी आपको कि मैं इस टॉपिक पे रिसर्च करना चाहता हूं। तो ये एक ब्लूप्रिंट है, एक रोड मैप है प्रपोज्ड रिसर्च का। कब होता है ये? क्या पीएचडी के बाद होता है? पीएचडी के बीच में होता है? पीएचडी से पहले होता है। आपकी पीएचडी शुरू करने से पहले अभी आपकी रिसर्च शुरू नहीं हुई है। पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं आप, तो वो आपसे पूछते हैं अगर आप पीएचडी में एडमिशन आपको देते हैं तो आप कैसे रिसर्च करोगे, कौन से टॉपिक पे करोगे, क्या आपकी प्रस्तावना है, प्रस्ताव बताओ आपका, कैसे करोगे। तो वो जानना चाहते हैं आपको शोध के बारे में कितना पता है, अपने सब्जेक्ट के बारे में कितना पता है और डेटा के बारे में कितना पता है। ये आप दर्शाते हो कि मैं जो अध्ययन करने वाला हूं वो मैं कर सकता हूं, मुझे उसमें इंटरेस्ट है और उस पर डेटा कलेक्ट किया जा सकता है। उसकी पूरी रूपरेखा शोध प्रस्ताव। तो बच्चों ये प्रस्तावित शोध की एक रूपरेखा है, जैसा कि मैंने आपको बताया, written before the actual research begins and it convinces reviewers the study is feasible and worthwhile। ये आपके जो कमेटी मेंबर्स हैं उनको ये आप विश्वास दिलाते हो इस प्रपोजल के द्वारा कि मैं जिस पे रिसर्च करने जा रहा हूं वो वर्थवाइल भी है, समाजोपयोगी भी है और वो किया भी जा सकता है, संभव भी है। तो ये एक संरचित दस्तावेज भी है जो ये बताता है कि आप क्या अध्ययन करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो और कैसे करोगे। तो ये है रिसर्च प्रपोजल की शुरुआत के होता क्या है। तो आज के बाद अब आपसे रिसर्च प्रपोजल के बारे में कोई कुछ पूछेगा तो आप मुस्कुराएंगे कि मुझे पता है रिसर्च प्रपोजल क्या होता है, मैंने अनिल सर की क्लास देख ली। अब सवाल आता है रिसर्च प्रपोजल क्या है, वो पता चल गया। मैं आशा करता हूं आप मेरे साथ साथ नोट्स उतार रहे हैं, अपने शब्दों में छोटे छोटे पॉइंट्स उतार लीजिए। वैसे ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी। अब आती है बात, भाई ये शोध प्रस्ताव कब तैयार करना होता है? क्या सिर्फ पीएचडी के लिए चाहिए होता है? नहीं, एमफिल के लिए भी चाहिए होता था, अब एमफिल बंद कर दी गई है। तो पीएचडी या एमफिल दोनों में ही प्रवेश हेतु यह शोध प्रस्ताव की जरूरत पड़ती है। या आप मान लीजिए कोई किसी रिसर्च की ग्रांट या फेलोशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो, मान लो ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं जो ग्रांट्स देती हैं, फेलोशिप देती हैं, तो उसके लिए आप अप्लाई करेंगे तो आपको अपना प्रपोजल देना पड़ेगा कि भाई मैं इस पे आप मुझे फेलोशिप दीजिए, स्कॉलरशिप दीजिए, तो मैं किस पे रिसर्च करूंगा, कैसे करूंगा, वो सारा आपको बताना पड़ता है। या कोई वित्त पोषित परियोजना शुरू करने से पहले मान लीजिए कोई स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट है जिस पे आपने अप्लाई किया है कि मुझे ये प्रोजेक्ट दीजिए, मैं इस पर रिसर्च करके आपको रिजल्ट ला के दूंगा। सरकार बहुत सारे स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट्स निकालती है, इवैल्यूएशन रिसर्चेज बहुत सारी होती हैं। ये जितने भी आयोग होते हैं ये क्या होते हैं? ये सारी इवैल्यूएटिव रिसर्चेज ही तो हैं। या फिर संस्थागत स्वीकृति हेतु, संस्थागत स्वीकृति मतलब मान लीजिए आपकी आरएसी कमेटी है या डीआरसी, आरएसी मतलब रिसर्च एडवाइजरी कमेटी और डीआरसी है डिपार्टमेंटल रिव्यू कमेटी। आप जब पीएचडी के लिए प्रवेश लेते हैं या आप कोर्स वर्क के बाद जब आप अपने टॉपिक को सामने रखते हैं तो ये सारी कमिटीज बैठती हैं ये देखने के लिए, ये जांचने के लिए कि क्या आप जिस टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते हैं उसके बारे में जानते हैं, क्या आप जिस टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं उसके बारे में कुछ अध्ययन किया है, आपने कुछ लिटरेचर रिव्यू करके आए हैं, या आपको पता है उसके बारे में कि आज तक उस टॉपिक पर कितना रिसर्च हो चुका है, कितना हो चुका, कैसे हुआ, क्या वो क्वालिटेटिव रिसर्च है या क्वांटिटेटिव है, मात्रात्मक है कि गुणात्मक है, मेथडोलॉजी क्या यूज की गई है आज तक और आप क्या यूज करेंगे, डेटा कहां से आएगा, उस डेटा को एनालिसिस कैसे करोगे, इंटरप्रिटेशन कैसे करोगे, टेस्टिंग कैसे करोगे, परिणाम जो निकलेगा उसका किस तरह से आप उपयोग में लोगे। ये सारी चीजों को आपको अप्रूवल चाहिए, रिसर्च के लिए अप्रूवल चाहिए, तो आपको कमेटी के आगे ये सारा प्रपोजल रखना पड़ेगा। तो रिसर्च प्रपोजल तब तैयार करते हैं जब आपको इन चार में से किसी एक में आवश्यकता पड़े। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, हर एक जो मैंने आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूं
हर एक स्लाइड की, हर एक पेज की आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपके सामने पहला पन्ना वापस खोल रहा हूं। जिन बच्चों ने अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेनेटरी मैंने आपके लिए मैटर बनाया है, ये आपके हमेशा काम आने वाला है। ये दूसरा पन्ना है कि आपको रिसर्च प्रपोजल की जरूरत कब पड़ती है। ये आपके क्वेश्चन भी आता है यूजीसी नेट या सेट के एग्जाम में। अब आता है सवाल कि रिसर्च प्रपोजल में होता क्या क्या है, रिसर्च प्रपोजल का स्ट्रक्चर कैसा है, वो जो शोध प्रस्ताव आप बनाने वाले हो उसकी संरचना कैसी होती है। तो सबसे पहला पन्ना उसका आता है टाइटल का, जिसको आप रिसर्च प्रॉब्लम कहते हो। आपके शोध का शीर्षक, आप जिस टॉपिक पर रिसर्च करना चाहते हैं, आपकी शोध समस्या भी कह सकते हैं आप इसको। अब आपने शोध समस्या अपनी बता दी कि ये मेरी शोध समस्या, तो एक पन्ने पर आप उसका पूरा टाइटल लिखते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, सेकंड हिस्सा क्या होता है। अब आप उसकी प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन देते, आप उसका परिचय देंगे। परिचय में आप पृष्ठभूमि बताएंगे, परिचय में आप ये बताएंगे कि मैंने ये टॉपिक क्यों चुना है, मैं इस टॉपिक पे क्यों काम करना चाहता हूं, इसकी बैकग्राउंड क्या है इस टॉपिक की, इस टॉपिक का समाज में उपयोग क्या है, या आगे मानव जाति के लिए या समाज के लिए या किसी भी टॉपिक या सब्जेक्ट के लिए इसका क्या उपयोगिता है, ये कैसे काम आएगा, क्या फायदा होगा, और इसके पीछे की बैकग्राउंड। अब ये दो चीजें हो गई। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है लिटरेचर रिव्यू। तीसरा चैप्टर होता है लिटरेचर रिव्यू का। कुल 8 या 9 चैप्टर्स में बटा हुआ है आपका शोध प्रस्ताव का स्ट्रक्चर। तीसरा चैप्टर होता है लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू साहित्य समीक्षा को बोलते हैं। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपके रिसर्च प्रपोजल का। आपकी जो कमेटी जो आपके सामने आपको जांच रही है, वो आपका सबसे पहला जो देखना चाहती है वो यही देखना चाहती है। लिटरेचर रिव्यू का मतलब क्या होता है? लिटरेचर रिव्यू का मतलब होता है आपने इस टॉपिक पर अब तक जितना साहित्य लिखा जा चुका, आपने उसमें से क्या क्या पढ़ा, उसकी पूरी आप एक डिटेल लिखेंगे। आपने कोई पुस्तक है पढ़ी है, या रिसर्च पेपर पढ़े हैं, या रिसर्च थीसिस पढ़ी है इस पर लिखी हुई, या कोई रिसर्च आर्टिकल लिखा है इस पर, वो पढ़ा है आपने। तो इस टॉपिक पर जितना साहित्य अब तक लिखा जा चुका है, क्या आपको उससे आप अवेयर हैं? क्या आप जानते हैं आज तक कितना इस पर रिसर्च हो चुकी, और यदि हां तो वो रिसर्च किस प्रकार की हुई है, उस रिसर्च में डेटा कहां से लिया गया, मेथोडोलॉजी क्या यूज की गई। मेथोडोलॉजी मतलब प्रविधियां। तो ये सारी चीजें आप लिटरेचर रिव्यू का एक चैप्टर बनाते हैं, और इस चैप्टर में आप बताते हैं मैंने ये पुस्तक पढ़ी थी, इस साहित्य इसके ऊपर ये साहित्य था, या ये रिसर्च पेपर पढ़ा, उस रिसर्च पेपर का टाइटल का नाम, उस रिसर्च पेपर को जिसने लिखा उसका नाम, वो सारा लिख करके फिर आप उसके नीचे एक छोटा सा 2-3-4 लाइन का पैराग्राफ लिखते हैं कि मैंने उसमें इन्होंने इस पे जो काम किया उसमें ये चीज इन्होंने करी। तो हर एक जो आपने रिसर्च पेपर या थीसिस पढ़े हैं उनका छोटा छोटा 1-1, 2-2 लाइन में आपको बताना होता है कि उस पर ये चीजें इतना काम हो चुका है। अब ये हो गया। उसके बाद फिर आता है आपका अगला चैप्टर हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब परिकल्पना। परिकल्पना का मतलब है आपने इस टॉपिक पर रिसर्च करने जा रहे हो, तो आप क्या सोचते हो इस टॉपिक के ऊपर जो परिणाम आएंगे वो क्या आएंगे, आपकी अजम्पशन क्या है, आपकी पूर्व कल्पना, या आपका इस सवाल का टेंटेटिव सॉल्यूशन क्या सोचते हो, वो आपके इस पूरे शोध को दिशा प्रदान करेगी। फिर अगला चैप्टर आता है रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, शोध उद्देश्य। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं आपको प्रैक्टिकल कुछ 2-3 चीजें बताता हूं। रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स भी वो चैप्टर है जो आपका कमेटी का मेंबर जरूर देखना चाहेगा। रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स ये बताते हैं कि आपने पूरी चीजें बता दी, टॉपिक बता दिया, बैकग्राउंड दे दिया, लिटरेचर रिव्यू दे दिया। अब आप इसमें से किस किस क्षेत्र में चेक करोगे, वो आपके उद्देश्य हैं। और शोध उद्देश्य कम से कम 3 होने चाहिए, 3 से कम नहीं होने चाहिए, 3 से अधिक होने चाहिए, 3 या 4, बहुत अधिक भी नहीं होने चाहिए, 3 से 5 के बीच में रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके 3 या 3 से अधिक उद्देश्य होंगे तो आपके पास अलग अलग 3 क्षेत्र होंगे कार्य करने के लिए, और तीनों पे आप कार्य करेंगे। फिर उसके बाद में अगला चैप्टर, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी का मतलब होता है शोध प्रविधियां।
अब मेथोडोलॉजी में क्या क्या आता है? दोस्त करोगे कैसे? शोध करना चाहते हो कैसे करोगे? डेटा कहां से लोगे? तो डेटा कलेक्शन के टूल्स, डेटा कलेक्शन की साइट्स के कहां से डेटा आएगा। दूसरी बात, डेटा जब कलेक्ट कर लोगे तो उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करोगे, उस पर कौन से स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाओगे, किस तरह की स्टडी कर रहे हो, क्वांटिटेटिव कर रहे हो कि क्वालिटेटिव कर रहे हो, मात्रात्मक कर रहे हो कि गुणात्मक कर रहे हो, और फिर उसके बाद में आप इस पे टेस्टिंग कैसे करोगे डेटा की, और फिर टेस्टिंग करने के बाद उसका एनालिसिस कैसे करोगे, कौन से टूल्स लगा। आजकल सारे सॉफ्टवेयर टूल्स आ गए, आपके जितने भी क्वांटिटेटिव डेटा होता है उसका एनालिसिस के लिए ई-व्यूज बहुत अच्छा टूल है, SPSS एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, R स्टूडियो बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, स्ट्रेटा अच्छा सॉफ्टवेयर है, इनमें से कुछ फ्री भी हैं। R स्टूडियो फ्री है लेकिन SPSS खरीदना पड़ता है, ई-व्यूज खरीदना पड़ता है। तो और इस पे काम करना आना चाहिए आपको। अगर आपको काम करना ही नहीं आता इस पर तो आप कैसे एनालिसिस करोगे? आजकल सॉफ्टवेयर पे ICT बेस्ड ही हो गया सारा, है ना। MS एक्सेल जो हम सामान्य जीवन में काम में लेते हैं, एक्सेल बहुत बढ़िया टूल है डेटा का क्लासिफिकेशन करने के लिए, डेटा को एनालिसिस करने के लिए। फिर वो मेथोडोलॉजी में आप पूरी बातें बताते हो, क्या क्या प्रविधियां मैं लगाऊंगा। तो इस पे आपकी कमेटी आपसे क्रॉस क्वेश्चन जरूर करेगी, तो आपने जो जो उसमें बातें लिखी हैं वो सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में फिर अब तो लास्ट में आता है आपका कि चैप्टर्स की लिस्ट दे दो, एक चैप्टर्स की लिस्ट दे दो आपके, आप अब इस शोध को कितने चैप्टर में बांटोगे, तो एक चैप्टर की लिस्ट दे दो। पर चैप्टर की लिस्ट से पहले आप एक ये भी चैप्टर एक लिखते हो कि संभावित परिणाम जब आएंगे तो उसको कैसे आप परिणामों को जनरलाइज कैसे करोगे, वो थोड़ा सा आप, और उसमें क्या क्या सुझाव आपके होंगे और आपकी उपयोगिता के बारे में थोड़ा सा बताओगे लास्ट में आप, और फिर चैप्टर्स की लिस्ट। और उसके बाद आखिरी में आता है लास्ट चैप्टर, बिब्लियोग्राफी, रेफरेंसेस, यानी संदर्भ सूची। क्या होती है संदर्भ सूची? रेफरेंसेस या संदर्भ सूची, आपने जितनी भी साहित्य समीक्षा की है आज तक इस शोध के लिए, आपने जितने भी साहित्य पर, रिसर्च पेपर, रिसर्च आर्टिकल, रिसर्च थीसिस या बुक्स या न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स या जर्नल्स, जो भी आपने इस पर संबंधित अध्ययन किया उन सब की आप एक पूरी लिस्ट बनाते हो, बिब्लियोग्राफी होती है। और बिब्लियोग्राफी को लिखने का एक फॉर्मेट होता है, आपकी मर्जी से नहीं लिख सकते, या तो APA फॉर्मेट होगा, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का फॉर्मेट, और या होता है MLA फॉर्मेट, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन का फॉर्मेट। तो APA फॉर्मेट या MLA फॉर्मेट, शिकागो फॉर्मेट भी होता है, हार्वर्ड का भी चल रहा है आजकल बहुत ज्यादा, हार्वर्ड APA का स्टाइल ही है, पर अलग अलग यूनिवर्सिटीज और अलग अलग जगहों पर अलग अलग फॉर्मेट यूज किया जाता है, जो बताया जाता है शोधार्थी को कि आपको ये यूज करना है। तो दोस्तों ये है आपका पूरा रिसर्च प्रपोजल का स्ट्रक्चर जो मैंने अभी आपको समझाया। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आप मेरे साथ साथ उतार रहे थे तो सोने पे सुहागा, अगर आप मेरे साथ साथ ही उतार रहे हैं तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं हम कि रिसर्च प्रपोजल को मैंने तैयार करना है तो स्टेप्स क्या होंगे। देखिए आज की क्लास को मैं प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ा रहा हूं, यानी मैं सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ा रहा, प्रैक्टिकली आपको जीवन में जब रिसर्च प्रपोजल बनाना पड़ेगा तब आप क्या करेंगे। एक तो देखिए किताबी ज्ञान होता है और एक व्यवहारिक ज्ञान होता है। आज की इस क्लास में मैं किताबी ज्ञान के साथ साथ आपको व्यवहारिक ज्ञान भी दे रहा हूं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहला स्टेप है आप विषय का चयन कीजिए। फिर विषय का चयन करा, विषय का चयन कैसे होगा, आपका जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में एक ब्रॉड एरिया चुन लो, उसमें आपकी पसंद का एक एरिया चुन लो, उस एरिया पर आप जरा साहित्य समीक्षा करो तो आपको रिसर्च गैप्स मिलेंगे। जब आप बहुत सारी रिसर्चेस को पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको रिसर्च गैप दिखेगा, वहीं से आपका टॉपिक आएगा। अब आपने विषय का चयन किया, उसके बाद आप उसका साहित्य का सर्वेक्षण करोगे, लिटरेचर रिव्यू करोगे और रिसर्च गैप यहाँ पे आप ढूंढोगे, यहाँ से आपकी शोध अंतराल की पहचान हो जाएगी। फिर आप ऑब्जेक्टिव्स और हाइपोथेसिस पे आओगे और फिर मेथोडोलॉजी का चयन करोगे। देखिए बच्चों, मेथोडोलॉजी या पद्धति भी, शोध पद्धति या शोध प्रविधियां भी
आपके लिटरेचर रिव्यू जितना अच्छा करोगे उतना अच्छा आपका मेथोडोलॉजी का ज्ञान हो जाएगा। बाकी रिसर्च मेथोडोलॉजी मेरे से आप रिसर्च में पढ़ते ही हैं, पेपर 1 में पेपर 1 में पूरा रिसर्च एप्टीट्यूड जो हम पढ़ते हैं उसमें मेथोडोलॉजी का पूरा चैप्टर है जो मैं आपको पढ़ाता हूं, सारी चीजें बताता हूं। पर उसके अलावा भी आपके टॉपिक में वो मेथोडोलॉजी कौन सी यूज हो रही है, उस सब्जेक्ट की क्या मेथोडोलॉजी है, वो कौन कौन से टेस्ट यूज हो रहे हैं, वो तो लिटरेचर रिव्यू से आपका व्यवहारिक ज्ञान पता चलेगा। और फिर लास्ट में आप क्या करेंगे, एक प्रारूप तैयार करोगे, एक ड्राफ्ट, रफ ड्राफ्ट तैयार करोगे, फिर उसको रिव्यू करोगे, फिर फाइनलाइज करोगे। तो ये इस तरह से आप एक 6 स्टेप्स में स्टेप बाय स्टेप आप इसको व्यवहारिक रूप से करेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, साथ के साथ ही मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब दोस्तों मैंने आपके सामने सिर्फ यही नहीं कि मैं सिर्फ पढ़ाई दूं, मैंने एक आपके सामने सैंपल रिसर्च प्रपोजल बनाया है, आपके सामने रखा है। देखो ये एक सैंपल रिसर्च प्रपोजल आपके सामने, मैं एक पन्ने पर थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए मैंने एक पन्ने पर आपको बता रहा है। पहली बात, टाइटल का अलग से पेज होगा। मैंने लिखा है कि इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल लर्निंग टूल्स ऑन द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स, यानी माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के शैक्षणिक प्रदर्शन पर डिजिटल अधिगम उपकरणों का क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये मैं अध्ययन करना चाहता हूं। ये मेरे सब्जेक्ट का ही है इसलिए मैंने ये ही बना दिया, हायर एजुकेशन या एजुकेशन सब्जेक्ट से है। अब ऑब्जेक्टिव क्या रखेंगे, तो ऑब्जेक्टिव में एक ऑब्जेक्टिव मैंने लिखा आपके लिए कि टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ डिजिटल लर्निंग टूल्स ऑन स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन मैथमेटिक्स। ऐसे आप न्यूनतम 3 ऑब्जेक्टिव रखेंगे, मैंने एक ऑब्जेक्टिव दिखाया आपको, ऐसे ही न्यूनतम 3 ऑब्जेक्टिव, 2 और कम से कम होने चाहिए आपके पास, कि गणित विषय में विद्यार्थियों के प्रदर्शन पर डिजिटल अधिगम उपकरणों के प्रभाव का अध्ययन करूंगा मैं। फिर हाइपोथेसिस क्या होगी, देखिए H0 का मतलब होता है नल हाइपोथेसिस, शून्य परिकल्पना। शून्य परिकल्पना कहती है कि आप जो 2 चरों का अध्ययन कर रहे हैं उसमें आपस में कोई कारण प्रभाव संबंध नहीं हो, उसी को शून्य परिकल्पना कहते हैं। देयर इज नो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन बिटवीन द 2 वेरिएबल्स। तो देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन परफॉर्मेंस बिटवीन डिजिटल टूल यूजर्स एंड ट्रेडिशनल लर्नर्स। अब मैं 2 अलग अलग व्यक्तियों का अध्ययन कर रहा हूं, एक वो लोग जो ट्रेडिशनल लर्नर्स हैं जो डिजिटल टूल यूज नहीं कर रहे, और एक वो जो डिजिटल टूल यूज कर रहे हैं। एक बच्चा जो ट्रेडिशनल पारंपरिक अधिगम कर रहा है और दूसरा जो नए नए उपकरणों, साइंस और आईसीटी के जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर टूल्स हैं उनसे मदद कर रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं, मेरा हाइपोथेसिस है कि इनके बीच में कोई अंतर नहीं, इनके परफॉर्मेंस में कोई अंतर नहीं, मतलब शून्य परिकल्पना। अब आती है बात मेथोडोलॉजी की। तो मेथोडोलॉजी में मैंने आपको थोड़ा सा एक आइडिया देने के लिए एक लाइन में 4-5 बातें लिख दी। पहली, आप जो रिसर्च कर रहे हो वो किस प्रकार की करोगे, तो मैंने लिखा कि मैं एक डिस्क्रिप्टिव सर्वे रिसर्च कर रहा हूं, यानी ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं है, ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है और सर्वे है। आपको बताना पड़ेगा मेथोडोलॉजी में कि आपकी रिसर्च किस टाइप की है। दूसरा, आप कितना सैंपल साइज लेने वाले हो, तो मैंने कहा मैं 200 बच्चों का सैंपल साइज लूंगा। मेथोडोलॉजी में हर बात बताई जाती है। फिर आप ये सैंपल साइज लोगे कैसे, डेटा कलेक्शन का टूल्स क्या यूज करोगे, तो मैंने कहा कि मैं क्वेश्चनएयर यूज करूंगा, प्रश्नावली। फिर आप इसका एनालिसिस कैसे करोगे, तो मैं अचीवमेंट टेस्ट से एनालिसिस करूंगा। उस एनालिसिस के लिए टेस्टिंग क्या लोगे, तो मैंने कहा मैं टी टेस्ट यूज करूंगा। अब इनको सबको थोड़ा सा 2-3 पन्नों में आपको समझाना होता है। पूरा रिसर्च प्रपोजल तकरीबन 15 से 25 पन्नों के बीच में बनता है। 15 से 25 पन्ने होते हैं। हर यूनिवर्सिटी या हर संस्था अपने गाइडलाइंस जारी कर देती है। आप जिसके लिए भी रिसर्च प्रपोजल बनाएंगे वो आपको गाइडलाइन दे देगा कि लगभग 10 से 15 पन्नों का बना दो, या 15 से 20 बना दो, या 20 से 25 बना दो। पर इन जनरल बात करें तो 15 से 25 पन्नों के बीच में आपका रिसर्च प्रपोजल पूरा बनता है। तो ये आपका मेथोडोलॉजी हो गया। ठीक है, मैं आशा करता हूं आपके समझ में आ गया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब आगे बढ़ते हैं और एक खास चीज पे मैं चर्चा करना चाहता हूं आपसे, और वो खास चीज क्या है, वो है कि किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना पड़ेगा। ये व्यवहारिक बात सिखा रहा हूं। रिसर्च प्रपोजल बनाते समय, रिसर्च टॉपिक चुनते समय एक्चुअली कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इन पॉइंट्स पर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, क्वेश्चनिंग होगी, आपकी ग्रिलिंग होगी, हर एक की होती है।
सबसे पहली चीज है, आप जो विषय चुने वो या तो एक तो शोध योग्य होना चाहिए, रिसर्चेबल होना चाहिए, और एक स्पेसिफिक टॉपिक होना चाहिए, विशिष्ट होना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी वाइड टॉपिक ले लिया, वेग टॉपिक ले लिया, जो बहुत सारी चीजों को इनकलकेट कर रहा है, बहुत सारी चीजों को काम मिले रहा है। दूसरी बात, आपके प्रपोजल की जो भाषा है वो एकदम स्पष्ट हो, सटीक हो और संक्षिप्त हो, लेकिन औपचारिक हो। अनौपचारिक भाषा यूज नहीं करेंगे आप। फॉर्मल लैंग्वेज होगी, क्लियर होगी, प्रिसाइज होगी। तीसरी बात, आपके उद्देश्य और आपकी पद्धति में तालमेल होना चाहिए। इस पे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, यहां पर आके फंसाते हैं वो कैंडिडेट को। कहते हैं भाई तुम्हारा उद्देश्य तो ये ढूंढना है और तुम्हारी मेथडोलॉजी में तो इसका कोई रेलेवेंस ही नहीं दिख रहा, इस मेथडोलॉजी से ये तो ढूंढा ही नहीं जा सकता। यानी आप मान लीजिए उद्देश्य तो आपके गुणात्मक हो और आप मेथडोलॉजी में कह रहे हो मैं SPSS यूज करूंगा या मैं पैनल डेटा ले रहा हूं, मतलब मात्रात्मक के लिए जो टेस्ट होते हैं वो मैं करूंगा, तो फिर उद्देश्य को और इसका तालमेल ही नहीं हो रहा। उद्देश्य गुणात्मक है, उल्टा उद्देश्य मात्रात्मक हो और आप टूल यूज कर रहे हो गुणात्मक वाले, नहीं चलेगा। चौथी बात, आप जो स्रोत दे रहे हैं ना उसका उद्धरण सही ढंग से करना है। जो आप सोर्सेस साइट करने वाले हो कि मैंने यहां से लिटरेचर रिव्यू लिया है, फर्जी नहीं होने चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जिनको आप ये प्रपोजल पेश कर रहे हो वो सब सफेद बाल वाले एक्सपीरियंस्ड होल्डर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, उन्होंने सब पूरा पढ़ रखा होता है, वो सब जानते हैं। वो 1 मिनट में आप ताड़ जाएंगे, आपको आपकी अगर कोई आपने कोई प्लेजरिज्म या कोई साहित्यिक चोरी की होगी या कोई गड़बड़ लिखी होगी, पकड़ लेंगे तुरंत आपको। फिर एक रियलिस्टिक टाइमलाइन बनाइए, एक समय सारणी बनाइए कि आप जो प्रपोजल लिख रहे हैं उसमें जो आपने चैप्टर की लिस्ट लिखी है उसमें आप वो चैप्टर कैसे पूरे करेंगे, 2.5 साल में उस कोर्स उस पूरे शोध को कैसे कंप्लीट करेंगे, कितना कितना समय में क्या क्या करेंगे, पूरा रियलिस्टिक टाइमलाइन होनी चाहिए। वो बहुत अच्छी लगती है हर एक कमेटी को। और एथिकल गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए। एथिकल गाइडलाइंस मतलब साहित्यिक चोरी नहीं करिए, प्लेजरिज्म बिल्कुल नहीं। प्लेजरिज्म आजकल वैसे भी पकड़ में आ जाता है, नए नए एंटी प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर आ गए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या मेरे साथ साथ अगर पेन चल रहा है उतार रहे हैं तो बढ़िया। तो ये हो गई बात पॉइंट्स टू बी टेकन केयर ऑफ। अब दोस्तों मैं इतनी देर से आपसे जो बार बार कह रहा था गलतियों से बचना है, गलतियों से बचना है, तो जो कॉमन मिस्टेक बच्चा करता है प्रपोजल में, मैं उसकी एक पूरी लिस्ट बना दी। पहली गलती करता है, बहुत ज्यादा व्यापक शोध समस्या ले आता है, बहुत बड़ी। जैसे मैंने लिख दिया स्टूडेंट्स जो कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं उनका परफॉर्मेंस। अब कंपटीशन एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स इस देश में करोड़ों हैं। उसमें मैंने कोई स्पेसिफिक नहीं बोला कि ये वाला कंपटीशन या ये वाला कंपटीशन। और मान लीजिए अगर मैंने SSC का कंपटीशन ले लिया तो उसमें तो 1 करोड़ के आसपास, रेलवे में 1.5 करोड़ फॉर्म भरे गए थे। तो इतना ज्यादा व्यापक भी टॉपिक नहीं लेना है कि जो आपकी किसी एक विशिष्ट समस्या को नहीं ले रहा। तो इसलिए व्यापक या ओवरली ब्रॉड या वेग अस्पष्ट शोध समस्या नहीं लेनी, एकदम स्पेसिफिक सटीक। दूसरी बात, बहुत ज्यादा पुरानी साहित्य समीक्षा मत करना। जैसे आपने अपने टॉपिक पर साहित्य समीक्षा तो करी लेकिन 1990 वाला साहित्य पढ़ लिया, 1995 वाला, सन 2000 वाला नहीं। 5 से 7 साल के पुराना ही साहित्य समीक्षा करनी है, ज्यादा से ज्यादा 5-7 साल पुरानी, बस 10 साल से पीछे नहीं जाना है। उद्देश्यों और पद्धति में असंगति नहीं होनी चाहिए, मैंने अभी बताया आपको। अव्यावहारिक समय सारणी या बजट नहीं होना चाहिए। आपने ऐसा शोध सामने रख दिया प्रपोजल जो करने के लिए 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो बजट भी आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि अव्यवहारिक हो कि भैया ये तो अनरियलिस्टिक है, या अनरियलिस्टिक टाइमलाइन रख दो। आपके कोई काम ऐसा है जिसको करने के लिए आपको 5 से 7 साल चाहिए और आप कह रहे हो मैं 2 साल में कर दूंगा, नहीं कर सकते। तो अव्यवहारिक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल टाइमलाइन सही होनी चाहिए। और कमजोर भाषा, व्याकरण, संदर्भ, शैली, ये जो फॉर्मेट होता है ना APA स्टाइल, MLA स्टाइल, उसका शैली का ध्यान रखना है। जो आपकी बिब्लियोग्राफी होती है उसको लिखने की एक शैली होती है, एक फॉर्मेट होता है, उसमें गलती मत करना, वो गलती मान्य नहीं होती, रिजेक्ट हो जाता है। जो भी शैली वो यूनिवर्सिटी यूज करती है वो आपको बता देगी APA शैली में लिखना है या MLA शैली में लिखना है या हार्वर्ड में लिखना है या शिकागो स्टाइल में लिखना है, वो बता देते हैं पहले।
तो वो शैली का ध्यान रखना है, और भाषा में कोई त्रुटियां नहीं होनी चाहिए, ग्रामर की मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये आप 5 पॉइंट्स या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, आज आपने बहुत सारी चीजें मेरे से सीखी। अब वो कहते हैं ना कि जब छोटे थे, हम जाते थे तो कोई बोलता था कि आज मेरा जन्मदिन है, तो वो कहते थे लाओ जन्मदिन पे मिठाई लाओ। तो हमारे निर्मल सर का जन्मदिन अभी 2 दिन पहले निकला, और फिर आज़ादी का महोत्सव आज आ गया, तो हमने निर्मल सर से कहा लाओ मिठाई लाओ, लाओ गिफ्ट लाओ हमारा। तो उन्होंने गिफ्ट दे दिया। क्या गिफ्ट है? यूजीसी नेट जेआरएफ के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर, सभी, और न सिर्फ यूजीसी नेट और जेआरएफ और सेट, सभी सेट एग्जाम्स, राजस्थान सेट, छत्तीसगढ़ सेट, जम्मू एंड कश्मीर सेट, वेस्ट बंगाल सेट, सभी सेट और नेट एग्जाम्स के सभी ऑनलाइन कोर्सेज, इसमें बैच भी आ गया, कोर्सेज भी आ गए, टेस्ट सीरीज भी आ गई, पीवाईक्यू सीरीज भी आ गई, सब बुक्स भी आ गई। इन सब पर 90% तक की छूट, और निर्मल सर के जन्मदिन के उपलक्ष्य पे 13% की अतिरिक्त छूट है। NG13 कूपन कोड लगाइए, 13% अतिरिक्त छूट पाइए। और एक मजेदार चीज, आप जो कोर्स लेंगे उसमें जितने भी कोर्स की वैल्यू आपकी, उतने वैल्यू के आपको 100% रिवॉर्ड कॉइन्स मिलेंगे। हर एक कॉइन की वैल्यू 1 रुपया। मान लीजिए आपने कोई कोर्स लिया 2000 रुपए का या 3000 रुपए का, तो 3000 रुपए के 3000 कॉइन मिलेंगे आपको। वो आपके खाते में आ जाएंगे, आपके उसमें ऐप में आ जाएंगे। अब आप आपके पास 3000 रुपए हैं समझ लो वॉलेट में। अब आप उस 3000 कॉइन्स को कोई और कोर्स खरीदने में इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये 100%। और कुछ बच्चे ऐसा कहते हैं गुरुजी हमने तो कोर्स ले लिया, हम वैलिडिटी बढ़ाना चाहते हैं, तो वैलिडिटी बढ़ाने में भी छूट मिल रही है, एक्स्ट्रा 13% की छूट मिल रही है अगर आप अपने मौजूदा कोर्स की वैलिडिटी बढ़ाना चाहते हो। अब सवाल होता है बच्चों का कि सर बताओ फीस कितनी ले रहे हो, यूजीसी नेट की कोर्स की फीस क्या ले रहे हो, राजस्थान सेट की क्या फीस ले रहे हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले राजस्थान सेट की बात करते हैं, क्योंकि राजस्थान सेट का एग्जाम ही है अगले महीने 13 तारीख को। राजस्थान सेट का पेपर 1, देखिए अब कोर्स की फीस कितनी कम कर दी, 8000 की जगह गिरा के कितनी कर दी, 1100 रुपए, और प्राइम की 2000 रुपए। प्राइम में एक्स्ट्रा क्या है, टेस्ट सीरीज फ्री है, रिकॉर्डेड बैच पूरा का पूरा पिछला वाला भी फ्री है, पीवाईक्यू सीरीज फ्री है, तो ये सब बुक फ्री है, तो ये सब प्राइम में मिलेगा। और पेपर 2 ओनली लेते हैं आप तो, और पेपर 1 और 2 अगर कंबाइंड लेते हैं तो सस्ता पड़ता है, 2100 का स्टैंडर्ड और 4000 रुपए का प्राइम। अब यूजीसी नेट की बात करते हैं। यूजीसी नेट का पेपर 1 संकल्प बैच जो 6 महीने का बैच है दिसंबर 2026 के लिए, और लक्ष्य बैच 12 महीने का बैच है जिसका टारगेट जून 2027 है। इसकी स्टैंडर्ड की फीस देखिए 15,000 से सीधा गिर के कितनी रह गई, 2500, और प्राइम की फीस 4000। प्राइम में वही एक्स्ट्रा चीजें फ्री मिलेंगी, बुक फ्री मिलेगी, आपको रिकॉर्डेड बैच फ्री मिलेगा पुराना, आपको टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी, ये सारी चीजें फ्री मिलेंगी। और अगर आप जून का लेते हैं तो 4000 और 6000 स्टैंडर्ड और प्राइम, और अगर आप दिसंबर का लेते हैं संकल्प बैच तो 2500 और 4500। अब ऐसा नहीं है सिर्फ पेपर 1 ही है, पेपर 2 भी है, ये पेपर 2 के कोर्सेज हैं। और अगर आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है, हिंदी है, पॉलिटिकल साइंस है, कॉमर्स है, इंग्लिश है, ज्योग्राफी है, तो पेपर 1 और 2 कंबाइंड लेने में फायदा है। आपको 4000 रुपए में दोनों मिल जाएंगे स्टैंडर्ड में, और 6500 में प्राइम में दोनों मिल जाएंगे। संकल्प बैच की बात कर रहा हूँ 6 महीने वाला, और साल भर का जो बैच है लक्ष्य बैच वो 6500 और 8500 का। तो बच्चों, आजादी महोत्सव के गिफ्ट का फायदा उठाइए, और याद रखिए ये गिफ्ट, ये छूट केवल और केवल कब तक है, ये छूट केवल 21 अगस्त तक ही है, केवल 21 अगस्त तक है। तो केवल 6 दिन रह गए छूट का फायदा उठाने के लिए। लास्ट डेट का वेट मत करो, तुरंत आज ही कोर्स खरीद लो जो लेना है आपको, टेस्ट सीरीज लेनी है, पीवाईक्यू बैच लेना है, कोई बुक लेनी है, या कोर्स खरीदना है यूजीसी नेट पेपर 1 या पेपर 1 और 2 का, या कोई सेट का एग्जाम का छत्तीसगढ़ सेट आ रहा है, वेस्ट बंगाल सेट आ रहा है, जम्मू एंड कश्मीर सेट है, राजस्थान सेट है, तो आपको जो भी कोर्स लेना है फायदा उठाइए। तो बेस्ट पढ़ाई और सबसे कम आपकी फीस, एनरोल कीजिए, पढ़ाई का आनंद उठाइए और सफलता हमारे साथ सेलिब्रेट कीजिए। तो इसी के साथ आज के इस पावन पर्व पर, आज़ादी के दिन, एक बार फिर मैं आप सभी को बधाई देता हूं।
इस स्वतंत्रता की बधाई, इस फ्रीडम की बधाई। तो इस फ्रीडम का जो रिस्पेक्ट है वो रखिए, इसकी वैल्यू समझिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्कर्ष की पूरी टीम की तरफ से, यूजीसी नेट की पूरी टीम की तरफ से मैं आप सभी को एक बार फिर विश करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।